मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। एक तरफ देश भर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को अभी तक आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत नहीं रखा गया है। इस वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले कारोबारी को अपराधी साबित करना किसी भी जांच एजेंसी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील ने खान मार्केट मामले का जिक्र करते हुए कहा कि क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स को लेकर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लिहाजा मुमकिन है कि कालाबाजारी करने वाले लोग ऐसे ही छूट जाएं। इस पर कोर्ट का कहना है कि ये एक बड़ी खामी है। और हम आपको बता दें कि इस कारोबारी के रेस्टोरेंट से कॉन्सेंट्रेटर की बरामदगी के मामले में मैट्रिक्स कंपनी का भी नाम सामने आया है। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने मैट्रिक्स के वकील समुद्र सारंग से खास बातचीत की है। सुनिए उनकी पूरी दलील क्या है। दिल्ली की लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने खान मार्केट से जो 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे वो मैट्रिक्स सेलुलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थे। इस वक्त हमारे साथ समुद्र सारंग जी मौजूद है जो कि मैट्रिक्स कंपनी के लॉयर हैं। समुद्र जी, पुलिस का एलिगेशन ये है कि ब्लैक मार्केटिंग की गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा कीमत पे लोगों को बेचा जा रहा था, क्या कहेंगे? सबसे पहले जो आपने शुरुआत की कि 400-500 जो कॉन्सेंट्रेटर हैं जो खान मार्केट से सीज गई हैं वो हमारी हैं, ये बात में थोड़ी कमी रह गई है। ये 32 कॉन्सेंट्रेटर्स थे हमारे नेगी एंजू रेस्टोरेंट में, जो एक कलेक्शन सेंटर था। ना वहाँ पे बेचे जा रहे थे ना खरीदे जा रहे थे, वहाँ पे हो रहे थे पिकअप। बाकी जो खान मार्केट के में मिले हैं वो हमारे नहीं हैं। हमने हाई कोर्ट में पेपर दायर किए हैं। हमारे जो बाकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, जो 300 कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उनको मिले हैं, वो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके लिए गए हैं। जो अनफॉर्चुनेटली पुलिस कहती है जो वेयर हाउस गोडाउन में जो छतरपुर में छुपे हुए थे वो मिले। इनफैक्ट वो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगर एक बार चेक करते तो शायद वेबसाइट में ही उनको पता चल जाता कि वो हमारा ऑफिस है और वेयर हाउस नहीं। यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुई है, एक कैश ट्रांजैक्शन का वो नहीं है। एमआरपी पे के सारे नीचे बेचे गए हैं सामान। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग का एलिगेशन लगा रहा है, मेरी एक्सपीरियंस में मैंने आज तक ऐसा कोई ब्लैक मार्केटर नहीं देखा जो इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, आईजीएसटी और बैंक अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन करके ब्लैक मार्केटिंग करता है। पुलिस का ये भी कहना था कि ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ व्हाट्सएप पे जो मैसेज सर्कुलेट करके इस तरीके से कस्टमर को अपने पास बुलाया जा रहा है। सर, जितना मैट्रिक्स का सवाल है, हमने सारे व्हाट्सएप चैट लोगों को दिए हैं। ये क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जिन लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास रीच आउट करते हैं। वो व्हाट्सएप पे पूछते हैं क्या हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, क्या आप हमें जल्दी से दे सकते हैं। तो यस, व्हाट्सएप पे बात होती है, बट सारी बुकिंग, सारी पेमेंट वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही होती है। मैट्रिक्स के लॉयर हैं जिनका ये कहना है कि जो कंसंट्रेटर रजिस्टर्ड ऑफिस और निगीजू में पकड़े गए थे वो मैट्रिक्स की ही हैं, लेकिन सब उनकी जो बुकिंग थी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हुई थी, ऑनलाइन पेमेंट हो रही थी, किसी तरह की ब्लैक मार्केटिंग नहीं थी। तो इसी खबर पर हमारे दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता जो आज हाईकोर्ट के की जो पूरी जो सुनवाई चल रही थी उस पर नजर रखे हुए थे, और वरुण जैन जो ये कॉन्सेंट्रेटर्स खान मार्केट से बरामद हुए हैं उसको लेकर क्या अपडेट होगा उनका मैं रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले अंकित, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। ये जहां तक मेरी याददाश्त है, सेशंस कोर्ट ने अब से लगभग 1 महीने पहले ये आदेश दिया था कि कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है, उसको लेकर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई नीति बनाए। अब अगर कोई नीति नहीं बनी है तो इसमें कारोबारी की क्या गलती है? शोभना, ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आज जब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी उस दौरान जब कोर्ट को ये बताया गया कि कॉन्सेंट्रेटर्स को लेकर के गिरफ्तारियां हो रही हैं और वो कालाबाजारी और जमाखोरी का आरोप लग रहा है, तो कोर्ट ने खुद कहा क्या इसको लेकर के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इसके तहत प्रावधान किया गया है, तो जानकारी मिली कि नहीं किया गया है। तो अपने आप में कोर्ट ने भी कहा कि ये तो बहुत बड़ी खामी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप कार्रवाई कर रहे हैं ये कहते हुए कि अवैध जो जमाखोरी हो रही, कालाबाजारी हो रही है, लेकिन जब कोई कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि एक अगर कोई शख्स, उदाहरण के तौर पर मैं कंसंट्रेटर अगर कहीं बाहर से मंगाता हूं और उसको आपको बेचता हूं, फिर चाहे वो मैं किसी भी रेट पर बेचूं, वो कोई अपराध है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लेकर के कोई कानून ही नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में साफ तौर पर ये होता है कि अगर कोई एसेंशियल कमोडिटी, उदाहरण के तौर पर कोर्ट ने भी कहा कि दवाओं में और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में फर्क है, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में फर्क है। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आता है और ये नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंजेक्शन
इंजेक्शन या दवाओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी भी रेट पर मंगाकर किसी को किसी भी रेट पर बेचता है तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो उसको लेकर के वो कोई कानून ही नहीं है। और यही बात जो अभी हमने जो वरुण ने बात की है मैट्रिक्स के वकील से, उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ये अपराध कैसे हुआ। बिल्कुल ठीक है। वरुण जैन, आप सुबह भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए थे और मैं यही बात कह रही थी कि भाई एयरपोर्ट पे जिस चीज की ड्यूटी पे की गई हो, जीएसटी पे किया गया हो, कस्टम ड्यूटी दी गई हो, इंपोर्ट ड्यूटी दी गई हो, एक तो वो कोई भी चीज इलीगल नहीं हो सकती। दूसरा, अगर ऑनलाइन उसके बिल काटे जा रहे हैं और पेमेंट लिया जा रहा है और वाइट में सारा कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेने खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, बेचने वाले को दिक्कत नहीं है, तो ये दिल्ली पुलिस की नजर में क्राइम कैसे हो गया? और अब तो हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज में है ही नहीं कॉन्सेंट्रेटर। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को आने वाले समय में दिक्कतें होंगी, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आता, यानी कि कंपनी तय कर सकती है कि वो कितने दाम में उसे बेचेंगे। वही जो समुद्र सारंग जो कि मैट्रिक्स कंपनी के वकील है, उनका कहना था, उन्होंने मोरल ग्राउंड पर भी अगर आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा माल था वो 50,000 से नीचे की कीमत पर बेचा और दूसरे पोर्टल पर इससे कई गुना ज़्यादा दामों पर दूसरी कंपनियां भी बेच रही है। साथ ही सबसे अहम बात यह है, जो 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनके पकड़े गए हैं मैट्रिक्स कंपनी की, उनका दावा है कि उसमें से 315 तो ऑलरेडी ऑनलाइन बुक्ड थे, वो तो सिर्फ उनको डिलीवरी होनी थी या फिर उनको आकर पिक करना था। तो अगर हम किसी माल को होर्डिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को रख कर चुपचाप नहीं बैठे हुए, उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, तो होर्डिंग कैसी हुई और उसके साथ में ब्लैक मार्केटिंग कैसी हुई? बात है कहीं ना कहीं सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर यही तो सवाल। एक बात और जी अपनी बात पूरी कीजिए। शोभना, इसमें एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जो टाउन हॉल और जो खान चाचा रेस्टोरेंट में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले हैं 100 से ज्यादा है, उससे मैट्रिक्स ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे नहीं है, जबकि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां से बरामद हुए नवनीत कालरा की प्रॉपर्टी पे। देखिए बरामद हुए, वरुण बिल्कुल बरामद हुए, मैट्रिक्स कंपनी के नहीं होंगे, किसी और कंपनी के होंगे। अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेटर देश में आए हैं इंपोर्ट ड्यूटी पे करके, जीएसटी पे करके, तो वो इलीगल तो हो ही नहीं सकते। जब वो एसेंशियल कमोडिटी में नहीं है तो ये उस कारोबारी का अपना फैसला है कि वो उसको किस कीमत पे बेचे। ये दो बात बड़ी निकल कर आ रही है। हम अभी इस पर और बातचीत करेंगे। अंकित और वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर हम अमेजॉन पे या और साइट्स पर जा रहे हैं तो यही कॉन्सेंट्रेटर एक सवा लाख के हैं। और हम ये भी बता दें कि आज की सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल का क्या कहना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सुनिए क्या कुछ कहना है। सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कुछ लोगों ने होर्डिंग करी उसकी और उसके बाद उसको मनमानी ढंग से मार्केट में बेचने की कोशिश की, तो पता लगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो है वो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंदर इंक्लूड ही नहीं किए गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको इंक्लूड नहीं किया गया तो मनमानी ढंग से बेचने पर या होर्डिंग करने पर भी ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं माना जाएगा और कोई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक टिप्पणी करी है और सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार को भी कहा है कि इसके ऊपर विचार करो है। और ये बड़े दुख की बात है कि इतने लोगों की एक तरीके से मैं कह सकता हूं हत्या हुई है और जो सरकार है उनको ये भी एहसास नहीं है कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जिनकी होर्डिंग और मनमानी ढंग से मार्केट में बेचने की वजह से लोगों की डेथ्स हुई हैं, वो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंदर आपने इंक्लूड ही नहीं किया। तो वरिष्ठ वकील अशोक जैन को भी आपने सुन लिया। अंकित गुप्ता, आपका रुख करना चाहूंगी। कोई चीज विदेश से आती है, एयरपोर्ट से तो बेची नहीं जा सकती, उसको कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि 500,000 की संख्या में कोई आया है तो इकट्ठे 500,000 जो कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या कोई भी चीज है वो बिक जाएगी, तो कहीं ना कहीं रखी जाएगी, एक एक कर ही वो लोग लेने आएंगे और वो बिकेगी। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि अब ये सरकार की कमी मानी जाए या उस कारोबारी की कमी मानी जाए। अब इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए और कैसे देखा जाए, क्योंकि वो जो कारोबारी है, नामी गिरामी कारोबारी है, 5-5 रेस्टोरेंट्स हैं, नाम है समाज में उसका, कहीं ना कहीं अब उंगली तो उसके ऊपर भी उठ गई ना।
जी, कारोबारी के ऊपर उंगली तो उठ गई, लेकिन आज की जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, अगर सिर्फ मैं उसी को ही गौर करता हूं, उसके जो अलग अलग पहलुओं पर गौर करता हूं, तो यही लग रहा है कि यहाँ पर अगर अब कोई जो कटघरे में खड़ा होगा तो वो सरकारें खड़ी होंगी, दिल्ली सरकार और राज्य केंद्र सरकार खड़ी होगी और दिल्ली पुलिस खड़ी होगी। क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हिस्सा ही नहीं है, तो उदाहरण के तौर पर जो मैंने उदाहरण दिया था, अगर मान लीजिए कि मैं भी जो है विदेश से मंगा लेता हूँ और उसको आपको बेच देता हूँ, तो छोटी सी समय मेरे पास थोड़ा सा कम है अंकित, मुझे वरुण को भी चर्चा में लाना है। वरुण जैन, जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस अपने ही फंसाए हुए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है, अपने ही बनाए हुए जाल में। आपको कानून की जानकारी नहीं है और आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस तो ने जो कार्रवाई किया वो उसमें खुद उलझ कर रह गई है। बस यहाँ पर एक फायदा तब मिल सकता है जब पुलिस जो खान चाचा रेस्टोरेंट और जो टाउन हॉल रेस्टोरेंट में जो कंसंट्रेटर मिले हैं उसके बारे में पता लगाए। अगर उनके भी कागजात बरामद हो जाते हैं, वो भी लीगल तरीके से लाए गए होंगे, तब तो बिल्कुल दिल्ली पुलिस को बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, होर्डिंग हो रही थी, जबकि उसको जी कोर्ट के अंदर उसको साबित करना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो फिलहाल राहें जरूर अब पुलिस के लिए मुश्किल हो गई है। कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन नियम कानून के से अतर जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, आपका भी, अंकित आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या और कोरोना से मौत के मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़े हथियार वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 3,754 लोगों की मौत हुई है। 4 दिन के बाद 4 लाख से कम केसेस दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ वैक्सीन की रफ्तार अभी भी सुस्त है। कल की बात करें तो 7 लाख से भी कम लोगों को ये वैक्सीन दी गई है। कुछ दिन पहले तक 25-25 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। अब वैक्सीन की रफ्तार में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। मुंबई की बात करें तो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए लोग बेहद परेशान हैं। दादर के कोहिनूर टीकाकरण केंद्र से हम आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता लता शर्मा की एक रिपोर्ट। मुंबई में फिलहाल वैक्सीनेशन 18 साल से 44 उम्र के लोगों के लिए शुरू की गई है और 8 से 10 लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स में फिलहाल ये सुविधा शुरू है। अभी मैं आई हूँ दादर के कोहिनूर स्क्वायर में। यहाँ पे ड्राइव इन फैसिलिटी की गई है और नॉर्मल वैक्सीनेशन फैसिलिटी भी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं जो 45 प्लस हैं और कहीं ना कहीं 45 के अंदर भी आते हैं और ये वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर हम देखें तो पूरे मुंबई में कुछ ऐसे 2 एक्सेप्शंस की गए हैं। इन एक्सेप्शंस में ये होता है कि जो लोग सेकेंड डोज के लिए आए हैं, जिन्हें कोवैक्सीन डोज चाहिए, उन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन की अगर बात हो रही है तो कई सारी दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में। अभी मेरे साथ है सर जी, आपका नाम? राजीव कुमार सिंह। आपने रजिस्ट्रेशन किया है यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन मैं पहले करके लिया कोविड वैक्सीन, उसके बाद अभी मिल ही नहीं रहा है। बोलता है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं, और 10 दिन एक्स्ट्रा हो गया टाइम। 2-3 हॉस्पिटल के कूपन में 2 घंटा लगाया लाइन। अभी उसके बाद बोलता है जो है ही नहीं, आपका बगैर रजिस्ट्रेशन का होगा नहीं। तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा तो मैं कहाँ लगाऊँ उसको। अच्छा, आपने कितने बार रजिस्टर करने की कोशिश की? कम से कम 2500 बार किया। आज 8 दिन से परेशान है हम। अभी आप यहाँ पे आए तो आपको बोला गया है कि आज आपको वैक्सीन मिलेगी? मिलेगा, यहाँ मिलेगा। यहाँ अब है, आपको बगैर रजिस्ट्रेशन का भी मिलेगा जी। दिल्ली के एक अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद लोग दूसरी डोज लगवाने का इंतजार कर रहे हैं। वजह यह है कि अस्पताल के पास वैक्सीन ही नहीं है। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। समय हम दिल्ली के दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और यहाँ पर ये बोर्ड आप साफ देख पा रहे होंगे कि 1 मई 2021 से टीकाकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के सेठी, जो कि इस हॉस्पिटल के एमडी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, 1 मई से टीकाकरण नहीं होगा, यानी पिछले दिनों से टीकाकरण नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा और क्या जिन्होंने पहली डोज ली उनको दूसरी डोज मिल पाई है? देखिए, 1 मई से हम टीकाकरण इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में 18 से ज्यादा उम्र वालों को टीका लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या है टीकाकरण का हाल, वो भी आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। लखनऊ से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त लखनऊ के लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं, जहां तस्वीर देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। भीतर की तरफ भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपने दस्तावेज दिखाने के बाद में वैक्सीन के डोज लेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि 1 मई से लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर और बरेली में ही 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब सोमवार
10 मई से ये जो दायरा है इसको बढ़ा दिया गया है और गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, मथुरा, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या और नोएडा में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। डोज भी बढ़ाए गए हैं और प्रयागराज चूँकि कोरोना संक्रमण से ग्रसित रहा है लंबे समय, तो वहाँ पर 4500 वैक्सीन प्रतिदिन लगाई जाएगी और इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा और बरेली में हर रोज़ 4-4 हज़ार लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसी तरह वाराणसी, मेरठ और अलीगढ़ में प्रतिदिन 3-3 हज़ार से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। तो इसी तरह जो संख्या है वैक्सीन की उसको बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो ज़िले हैं उनको भी बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर के कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए तेज़ी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। हालांकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में टीकाकरण की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज दिखाई दे रही है। लोगों का दावा है कि उन्हें आसानी से टीका लग रहा है। आरा से देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? मैं आरा सदर अस्पताल में मौजूद हूं और यहां पर चूंकि वक्त जो है वो एक निर्धारित किया जाता है लोगों के लिए, चाहे वो जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो या 45 साल से ऊपर हो उम्र, उन सब के लिए एक वक्त निर्धारित है। और यहाँ पर भी आप तस्वीर देख रहे हैं और कई सारे लोग अभी भी मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये इस वक्त लगभग 3 बज रहे हैं। लोगों से मैं बात करूँ ज़रा, आपका क्या नाम है? अनीता देवी। तो वैक्सीन लेने आई हैं? लेने हैं। आपको इंतजार कितनी देर करना पड़ा? अभी पहुँची हैं? नहीं कोई दिक्कत। रतन कुमार सिंह जी। अभी हम लोग साथ ही आए सेकंड डोज लेने के लिए, तो अभी वैक्सीन नहीं है। बोल रहे हैं थोड़ा देर के बाद आएगा, तो मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल आएंगे। बोल रहे हैं थोड़ी देर ठहर जाइए, आ जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कल आएंगे या फिर दूसरे सेंटर पर जाकर देखेंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार है मैम। नहीं यहाँ के स्टाफ है हम। वैक्सीन उपलब्ध है यहाँ? हाँ, वैक्सीन पूरी मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पर। इसमें कोई नो डाउट, कोई किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अच्छे से वैक्सीनेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर और लोग हैं। क्या नाम है आपका मैम? पूनम देवी। पूनम देवी। वैक्सीन ले लिया आपने? नहीं, लेना है। कितने बजे पहुँची? क्या अभी तो आए 10 मिनट हुआ। अच्छा, अभी इंतजार करने की। आपका नाम? प्रियंका कुमारी। हाँ, मैंने रजिस्टर किया था, कल स्लॉट बुकिंग किया था। अभी आई हूँ, 10-15 मिनट हुए जस्ट। फिलहाल तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। कांग्रेस ने कोरोना संकट को देखते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। बड़ी खबर इस समय की, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कहा है कि तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी दलील दी है कि संसद के सत्र में सांसद अपने क्षेत्र और राज्य की स्थिति के बारे में बात बता सकेंगे, जिससे लोगों की परेशानी कम करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकेगा। तो संसद के विशेष सत्र को बुलाने की लिए चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की, जहां कोरोना की रफ्तार आज भी कम हुई है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 21,331 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर इस समय की, 29,709 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना से 278 लोगों की मृत्यु हुई है। यूपी की अगर बात करें तो कल 2,15,000 कोरोना टेस्ट किए गए। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। कल शाम 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।